जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम है और हमने कविता खंड के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया था। अब हम लोग करेंगे गद्य खंड का रिवीजन, क्योंकि आज आप लोगों का एग्ज़ाम है और आप लोग NCERT के क्वेश्चन आंसर देख कर जाओगे और काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी हमने मॉडल पेपर वगैरह करवा दिया है और हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैंने डाल दिया था अपने व्हाट्सअप चैनल पर। लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहाँ पर जा के आप अपने सभी सवालों को देख सकते हैं। जिसका भी इंग्लिश इलेक्टिव का एग्ज़ाम है, मैं जानता हूँ इंग्लिश इलेक्टिव का कोई भी वीडियो नहीं आया, लेकिन इंग्लिश इलेक्टिव के सारे क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के मैंने इसी व्हाट्सअप चैनल पर डाल दिया है, तो आप लोग जाकर के वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आज आप लोगों का शायद लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचोगे कि सारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो आप चैनल से चले जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर आप BA में एडमिशन लोगे, ठीक है, BA में एडमिशन लोगे तो उसके सारी पढ़ाई आपको इसी चैनल पे मिलेगी, ठीक है। तो इसका आप लोग को ध्यान रखना है, वरना फिर बाद में दिक्कत होगी। चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवालों पे। देखिए पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है संस्मरणात्मक शैली में। किस में लिखा गया है? संस्मरणात्मक शैली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा है कि लेखक के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था। तो लेखक के पिताजी का जो तबादला हुआ था वो हुआ था मिर्ज़ापुर में। कहाँ पे हुआ था? मिर्ज़ापुर में हुआ था। मिर्ज़ापुर आने से पहले लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह की भावना थी। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति थे। लेखक के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे। तो लेखक के पिता जो रात को पढ़ा करते थे रामचरितमानस पढ़ा करते थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रेम की पुस्तकें लेखक के घर आती थी। प्रेस की पुस्तकें कौन सी पुस्तकें आती थी? भारत जीवन की, ठीक है। लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था। तो लेखक के पिताजी को फारसी भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उपाध्याय जी मिर्ज़ापुर का क्या अर्थ बताते थे। तो उपाध्याय जी मिर्ज़ापुर का अर्थ लक्ष्मीपुर बताते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अगला सवाल, लेखक की आयु बढ़ाने के साथ साथ उनकी रुचि किसके प्रति बढ़ने लगी। तो लेखक की आयु बढ़ाने के साथ साथ हिंदी साहित्य के प्रति उसकी रुचि क्या हो गई? बढ़ने लगी। लेखक को कितने साल की उम्र में हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी। कितने साल में? 16 वर्ष की आयु में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या आपका कह रहा है, लेखक के पिता का तबादला हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ, तब लेखक की उम्र कितनी थी। तब लेखक की उम्र थी 8 वर्ष। कितनी थी? 8 वर्ष थी। नेक्स्ट है आपका कि बालक ने इनाम में क्या मांगा था। तो बालक ने इनाम में मांगा था लड्डू। क्या मांगा था? लड्डू मांगा था। बालक की प्रवृत्ति का गला घोटा जा रहा था, लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो बालक किसी युग के समान उत्तर दे रहा था, युवक के समान, ठीक है, यानी कि एक पुरुष के समान उत्तर दे रहा था। बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। तो बालक के लड़कियों की लेखक को लगा कि अभी बालक का बचपन मरा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है निबंध में प्रयुक्त इनमें से कौन सा शब्द उर्दू का है। तो यहाँ पे नुमाइश वर्ड जो दिया गया है ये उर्दू का है। यावज़म का अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर है, अद्भुत है, विलक्षण है, जीवन भर है, जलसा है। तो इसका अर्थ होता है जीवन भर, ठीक है। नेक्स्ट है कि घड़ी के पुर्जों में लेखक ने इनमें से किस विषय को प्रस्तुत किया है। तो घड़ी के पुर्जों में धर्म को प्रस्तुत किया है, ठीक है। दूसरा सवाल है, घड़ी के पुर्जे खोल कर देखने से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो सभी धर्मों का गुण ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, धर्म के पुर्जे निबंध में लेखक ने इनमें से किन लोगों पर व्यंग्य किया है। तो लेखक ने जो व्यंग्य किया है धर्म उपदेशकों पर, ठीक है। दृष्टांत का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। नेक्स्ट है आपका कि ठेले चुन लो निबंध का केंद्रीय विषय क्या है। तो ठेले चुन लो निबंध का जो केंद्रीय विषय वो है अंधविश्वास। ठेले चुन लो पाठ में लड़की के द्वारा निम्न में से कौन सी मिट्टी उठाने पर अपशगुन माना जाता था। तो शमशान की मिट्टी उठाने पर अपशगुन माना जाता था, ठीक है। वैदिक काल में हिंदू युवक विवाह करने के लिए युवती के घर क्या लेकर जाता था। तो 7 ढेले, है ना। युवती के द्वारा गौशाला से लाई मिट्टी उठाने पर निम्न में से क्या माना जाता था। तो युवती के जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से
धनवान बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बुझावल का क्या अर्थ होता है? तो बुझावल का अर्थ होता है पहेली। क्या होता है? पहेली। नेक्स्ट सवाल है जो इम्पोर्टेंट रहेगा, संवादिया पाठ का लेखक कौन है? तो ये जो संवादिया पाठ है उसका लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, दूसरा सवाल में आते हैं, संवादिया का नाम क्या था? तो संवादिया का जो नाम था वो था आपका हरगोविंद। क्या था? हरगोविंद था। नेक्स्ट सवाल है, संवादिया के मामले में गांव लोगों, है ना, गांव वालों की क्या गलत धारणा थी? कैसा व्यक्ति संवादिया हो सकता है? तो निठल्ला, कमज़ोर और पेटू उपयुक्त में से सभी होगा। हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका नाम क्या था? तो हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका नाम था जलालगढ़। अच्छा, मोदी आइन बड़ी बहुरिया के घर क्यों आई थी? तो ये आई थी अपना उधार वसूलने के लिए। क्यों आई थी? अपना उधार वसूलने के लिए। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ किसने किससे कहा? तो बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ ये कहा था बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से। किससे कहा था? बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से। बड़ी बहुरिया ने समदिया से कैसे मर जाने की बात की है? तो ये किया है गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूबकर। ठीक है, बड़ी बहुरिया के देवर देवरानियाँ किस गांव में आते थे, है ना, किस समय गांव में आते थे ये बताना है आपको। तो ये आते थे, आपका समय होता था इसका अगहनी के समय और गर्मी के मौसम में, यानी कि उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को राह खर्च के लिए कितने रुपये दिए? तो ये जो रुपये दिए थे ये दिए थे 5 रुपया। कितना दिया था? 5 रुपया। हरगोविंद की नज़र में बड़ी बहुरिया गांव की क्या है? तो लक्ष्मी है। हरगोविंद जब हवेली पहुंचा तो बड़ी बहुरिया का कर रही थी? तो ये सूपे में अनाज फटक रही थी। गुल मोहम्मद आगा क्या बेचने के लिए गांव आया था? तो गुल मोहम्मद आगा जो था वो कपड़ा बेचने के लिए गांव आया था। नेक्स्ट है आपका कि बड़ी बहुरिया की माँ ने उसके लिए क्या भेजा? तो बड़ी बहुरिया की माँ ने उसके लिए भेजा था बासमती धान का चूड़ा। बड़ी बहुरिया का मायका किस गांव में था? तो बड़ी बहुरिया का जो मायका था वो थाना बिहनपुर में था। किस में था? थाना बिहनपुर में। कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूरी पर था? तो कटिहार से जो जलालगढ़ था वो 20 कोस दूर था। हरगोविंद किसका नाम लेकर पैदल चल पड़ा था? तो हरगोविंद जो था महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर के चल पड़ा था। गुल मोहम्मद आगा खां पर दुकान लगाकर बैठा करता था, यानी कि कहाँ पे दुकान लगाकर वो बैठा करता था? तो मोदियान के उसारे में। ठीक है, हरगोविंद कटिहार पहुँचने के बाद जलालगढ़ तक सफ़र कैसे तय किया? तो ये किया आपका पैदल। हरगोविंद ने अपने पास बैठे यात्री से सवाल करने पर उसका स्वभाव कैसा लगा? तो चिड़चिड़ा उसका स्वभाव लगा, चिड़चिड़ा लगा। अच्छा, बड़ी बहुरिया के कितने देवर थे ये आपको बतानी है। तो बड़ी बहुरिया के जो देवर थे वो 3 देवर थे। नेक्स्ट है आपका कि नई तालीम पत्रिका के सह संपादक कौन थे? तो नई तालीम पत्रिका के सह संपादक बलराज साहनी थे। महात्मा गांधी प्रतिदिन सुबह कितने बजे घूमने निकलते थे? तो महात्मा गांधी प्रतिदिन सुबह जो निकलते थे वो 7 बजे घूमने निकलते थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों को आने का जिक्र किया? तो लेखक ने सेवाग्राम में महादेवी देसाई, पृथ्वी सिंह आज़ाद, जापानी भिक्षु, इनमें से सभी के आने का जो है जिक्र किया। कश्मीर में नेहरू जी का स्वागत किसके नेतृत्व में किया गया? तो कश्मीर में नेहरू जी का स्वागत शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में किया गया। भीष्म साहनी का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो भीष्म साहनी का जन्म हुआ था 1915 में। निम्न में से कौन सी रचना भीष्म साहनी के द्वारा रचित है आपको बतानी है। तो ये रचना जो है भटकती राख, कबीरा, खड़ा बाजार में, तमस, तो इनमें से सभी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भीष्म साहनी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तमस के लिए। लेखक और अराफात अपनी मुलाकात में किसकी निंदा कर रहे थे? तो ये लोग जो अपनी निंदा कर रहे थे ये साम्राज्यवादी शक्तियों की निंदा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 होगा। लेखक किसके आतिथ्य से प्रभावित हुआ? तो लेखक जो प्रभावित हुआ वो यासेर अरफात से प्रभावित हुआ। लेखक सेवाग्राम कब गए थे? तो लेखक सेवाग्राम गए थे 1938 के आसपास। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र नहीं किया है? तो नेपाली लोगों के आने का जिक्र नहीं किया है। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? तो
वात्सल्यपूर्ण व्यवहार था। कश्मीर यात्रा में किसका जोरदार स्वागत किया गया था? तो कश्मीर यात्रा में नेहरू जी का जोरदार स्वागत किया गया था। लेखक को जब रास्ते में गांधी जी मिले तो लेखक ने उनसे किस चीज़ का जिक्र किया? तो रावलपिंडी का जिक्र किया था। लेखक सेवाग्राम में कितने दिन तक रहे? तो लेखक जो यहाँ रहे थे 21 दिन तक रहे थे। नेक्स्ट है, किस सन में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था सन 1938 में। वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम तक का फासला कितनी दूरी का था? 5 मील का था। अच्छा, रुग्ण का तात्पर्य क्या होता है, ये आपको बतानी है। तो रुग्ण का तात्पर्य बीमार और अस्वस्थ यानी कि दोनों होगा। भीष्म साहनी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि भीष्म साहनी किस विश्वविद्यालय के पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो पंजाब विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोमड़ी के बाद शेर के मुंह में कौन जाता है? तो लोमड़ी के बाद शेर के मुंह में खरगोश जाता है। शेर लघु कथा का लेखक कौन है? तो शेर के लघु कथा का जो लेखक है वो है असगर वजाहत। गधे ने लेखक की बात का क्या उत्तर दिया? तो गधे ने लेखक की बात का हरी हरी घास का मैदान है, यही उत्तर दिया। असगर वजाहत का जन्म कब हुआ था? तो असगर वजाहत का जो जन्म हुआ है सन 1946 में हुआ है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना असगर वजाहत की है, आपको बतानी है। तो असगर वजाहत की जो रचना है वो है दिल्ली पहुंचना है। राजा आंखें बंद करने का आदेश किसे देता है? तो राजा आंखें बंद करने का आदेश अपनी प्रजा को देता है। नेक्स्ट है, राजा के कौन सा नया आदेश निकाला था? तो राजा ने जो आदेश निकाला था नया आदेश कि होठ सिलवा ले। ठीक है। पहचान लघु कथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो पहचान लघु कथा जो लिखा गया है वो असगर वजाहत के द्वारा लिखा गया है। पहचान लघु कथा के अनुसार राजा को कैसी प्रजा पसंद है? तो राजा को जो प्रजा पसंद है वो बाहरी, गूंगी और अंधी प्रजा जो है वो पसंद है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मिल मालिक कैसा मजदूर चाहता था? मिल का जो मालिक था वो 4 हाथों वाला मजदूर चाहता था। ठीक है। मजदूर को 4 हाथ लगाने के लिए मिल मालिक ने ऊंचे वेतन पर किसे नियुक्त किया था? तो वैज्ञानिक को। किसको नियुक्त किया था? वैज्ञानिक को। मजदूर क्यों मर गए? ठीक है, यहाँ पे आपको जवाब देना है कि मजदूर जो है वो क्यों मर गए थे। तो लोहे के हाथ लगाने के पर जो है मजदूर मर गए थे। 4 हाथ लघु कथा का लेखक कौन है? तो 4 हाथ लघु कथा का जो लेखक है वो है आपका असगर वजाहत। असगर वजाहत का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो असगर वजाहत का जन्म हुआ था राजस्थान में। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाथी ने किसान के साथ साझे में किसकी खेती की? गन्ने की। खेती की प्रत्येक बारीकी के बारे में किसे मालूम था? किसान को। किसको मालूम था? किसान को मालूम था। फसल की सेवा कौन करता है, आपको बतानी है। तो फसल की सेवा किसान करता है। किसान किसके साथ साझा की खेती करने के लिए तैयार हो गया था? तो ये हाथी के साथ साझा खेती करने के लिए तैयार हो गया था। किसान हाथी से पहले किसके साथ साझा की खेती कर चुका था? शेर, चीता और मगरमच्छ, तीनों के साथ कर चुका था। नेक्स्ट है कि जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ किस विद्या में है, आपको बतानी है। तो जहाँ कोई वापसी नहीं, ये पाठ आपके यात्रा वृत्तांत में। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ की मूल संवेदना क्या है, आपको ये बतानी है। तो इसकी जो मूल संवेदना है विस्थापन की समस्या है। नेक्स्ट है, लेखक निर्मल वर्मा किस संस्था की तरफ से सिंगरौली गए थे? तो ये जो गए थे दिल्ली के लोकायन संस्था की तरफ से गए थे। नेक्स्ट आते हैं, भारत की संस्कृति विरासत किस कारण जीवित है? तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों के कारण जो है जीवित है। लेखक निर्मल वर्मा के अनुसार स्वतंत्र भारत की दुख क्या है? तो स्वतंत्र भारत देखिए औद्योगिकीकरण में प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के संतुलन को ध्यान में ना रखना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया लेखक ने जहाँ कोई वापसी नहीं इस पाठ में किस स्थान की समस्या को उजागर किया है? तो सिंगरौली क्षेत्र के अमझर गांव की समस्या को उजागर किया है, याद रखना है। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के लेखक का नाम बताना है आपको। तो इसके पाठ का जो लेखक है वो है निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अमझर का क्या अर्थ होता है, आपको ये बतानी है। तो अमझर का अर्थ होता है गांव का नाम। अगला सवाल है अमझर का अर्थ क्या होता है? तो अमझर का अर्थ होता है आपका आमों का झड़ना। लेखक को पेड़ों के मुख्य सत्याग्रह का अनुभव कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था आपका सिंगरौली से। ठीक है।
नेक्स्ट है कि दूसरा देवदास किसकी रचना है, आपको ये बतानी है। तो ये ममता कालिया की रचना है। दूसरा देवदास किस विद्या में लिखा गया है, तो दूसरा देवदास जो लिखा गया है कहानी में लिखा गया है। पाठ के नायक का नाम आपको बताना है। जो पाठ का नायक है वो है देवदास। ममता कालिया का जन्म कब हुआ था ये बताइए। तो ममता कालिया का जन्म 1940 में हुआ था। नेक्स्ट है ममता कालिया का जन्म स्थान जो है वो बतानी है आपको। तो इनका जन्म स्थान है मथुरा में। कहानी की मुख्य घटना किस घाट पर घटित हुई है, तो कहानी की मुख्य घटना हर की पौड़ी घाट पर घटित हुई है। मनोकामना की गांठ का कहाँ बांधी गई थी, तो मनोकामना की गांठ मानसा देवी मंदिर में बांधी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि गंगा पुत्र किसे कहा गया है, तो गंगा पुत्र कहा गया है गोताखोर को। किसको कहा गया है, गोताखोर को। नेक्स्ट है गोधी बलि बेला का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है शाम का समय। नीलांजलि का अर्थ आपको बताना है, तो नीलांजलि का अर्थ होता है आरती। नेक्स्ट है आपका कि युगल का अर्थ आपको बताना है कि युगल का अर्थ क्या होता है, तो युगल का अर्थ होता है आपका जोड़ा। मन्नू कौन है आपको ये बतानी है, तो मन्नू जो है आपका पारों का भतीजा है। कौन है, पारों का भतीजा है। नेक्स्ट है आपका मनोकामना हेतु लाल पीले धागे कितने रुपये में बिक रहे थे, तो ये जो बिक रहे थे 125 रुपये में बिक रहे थे। लाउड स्पीकर में किसका स्वर गूंज रहा था, तो लाउड स्पीकर में लता मंगेशकर का स्वर गूंज रहा था। पारों के साथ कौन था, तो पारों के साथ था भतीजा। कौन था, भतीजा था। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट। कूटज पाठ का लेखक आपको बताना है कि कूटज पाठ का लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज किस कोटि का निबंध है ये बता दीजिए, तो कूटज जो है आपका ललित का निबंध है, ये बताना है। पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया है, तो पृथ्वी का मानदंड कहा गया है हिमालय को। किसको कहा गया है, हिमालय को। मेघदूत के रचनाकार कौन है ये बता दीजिए, तो मेघदूत के जो रचनाकार हैं वो हैं आपका कालिदास। यक्ष को किस ने श्राप दिया था, तो यक्ष को जो श्राप दिया था वो दिया था कुबेर ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यक्ष निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत करता था, तो यक्ष जो है निर्वासित जीवन को रामगिरी में व्यतीत करता था। कालिदास किस भाषा के कवि हैं आपको ये बतानी है, तो कालिदास जो है वो संस्कृत भाषा के कवि हैं। यक्ष ने किसके माध्यम से अपने प्रिय को संदेश भेजा था, तो ये भेजा है आपका मेघों के द्वारा। किसे मनु को कुटिज भी कहा जाता है, तो किसे, अगस्त्य को। ठीक है। नेक्स्ट है कि कूटज किस भाषा का शब्द है ये बता दीजिए, तो ये है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। तो हम लोग का जितना भी गद्य खंड था, गद्य खंड का हम लोगों ने सारा रिवीजन कर लिया, कविता खंड का भी हम लोगों ने सारा रिवीजन कर लिया। एक अंतराल भाग 2 आपका बच जाता है। इसके सारे ऑब्जेक्टिव जो कि एनसीईआरटी बुक वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल देता हूँ, उसको पढ़ के चल जाइएगा। ठीक है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जल्दी से जाकर उसको फॉलो कर लीजिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि जैसे ही आप लोगों का एडमिशन होगा पार्ट 1 में, तो ये यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और हर एक अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।